फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, वन ऑफ द लेंथीस्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और जो सेकेंड वाला पार्ट होगा उसे कल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटी टू ऑल सिटीजन। की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये हर एक इंडिविजुअल जो कि सिटीज़न है इंडिया का, उन सब के लिए इक्वली बनाए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और कहाँ किया गया है? पार्ट 3 में किया गया है। आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद इट। कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में ब्रीफली बताते हैं, और वो आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक हैं। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। की ये जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अपना नहीं है, वो हमने किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिल ऑफ राइट। की अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम पे भी जाना जाता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें मेग्ना कार्टा जो टर्म है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो टर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम 1215 को यूज़ हुआ था, ठीक है, बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। इसके मुताबिक क्या था कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, नॉर्मल पर्सन क्यों ना हो। अगर कोई इंसान क्राइम कमिट करता है, ठीक है, उसे इक्वल सज़ा दी जाएगी, ठीक है, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा उसे। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशिएबल और जस्टिशिएबल इन नेचर। की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई इंडिविजुअल इनका उल्लंघन करता है या फिर वायलेशन करता है, तो हमें राइट है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए इक्वल हैं। हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। की टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जिसमें फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डील करता है। जो सेकेंड फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक डील करता है। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से लेके 24 तक डील करता है। जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक डील करता है। जो फिफ्थ फंडामेंटल राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 29 से लेके 30 तक डील करता है। जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 डील करता है। प्रेजेंट में ये आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे डिलीट कर दिया गया है। जो हमारा 7th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 डील करता है। अब हम 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में ब्रीफली बताते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें गवर्नमेंट आती हैं, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आती हैं। पार्लियामेंट के बारे में बताता है, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है, जिसमें हमारा विधानसभा एंड विधान परिषद आते हैं। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बताते हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में बताते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं। ये सारा ब्रीफ हमें आर्टिकल 12 बताता है। अब हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। कि वो सारे कानून जिनमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली वाइड डिक्लेयर्ड हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से बोरो किया था। इसका मतलब ये है कि जब कानून कोई बनता है उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, द पर्सन हैज़ द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो इस कानून को लागू करेगा या फिर इसे वाइड डिक्लेयर्ड कर देगा।
जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था कि 12 और 35 जो आर्टिकल्स हैं वो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, और उनमें से जो पहले दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 और 13 दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, और जो आखिरी के तीन आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 33, 34, 35 दीज आर द कंक्लूजन पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। असल में अगर हम देखें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 28 तक डील करते हैं। अब हम 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न के लिए जो कानून होगा वो एक समान होगा, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from the American Constitution। कि ये जो concept है equality before law का, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, while protection of law has been borrowed from the American Constitution। इनका भी एक एक्सेप्शन केस है। अगर कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कॉमन मैन हो, उन दोनों को एक समान सज़ा मिलती है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, इनमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अंडर आर्टिकल 361 के तहत जब तक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपनी पोजीशन पर बैठे हैं तब तक उनमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जाती। जब वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देते हैं तो नॉर्मल लोगों की तरह उनमें भी प्रोसीडिंग लगाई जाती हैं, एल्स उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड बर्थ ऑफ प्लेस, कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कम्युनिटी को फॉलो करने वाला हो या फिर किसी भी कलर का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, हमें कोई भी राइट नहीं है उसे डिस्क्रिमिनेट करने का। एवरीबडी डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन। अब हम आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, डेसन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट, की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी हर एक सिटीज़न को, और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। इसका भी एक एक्सेप्शन केस है, वो क्या है? रिजर्वेशन। जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी ना मिलने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमें बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी का ये जो कंसेप्ट है, लोग पहले के टाइम फॉलो किया करते थे जब कास्ट सिस्टम ज़्यादा हुआ करता था। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे, डिफरेंट ट्रीट किया करते थे और इंसल्ट किया करते थे। लेकिन आज के टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 17, वो इस चीज़ को कम्प्लीटली अबॉलिश कर देता है। अगर आपने किसी को भी कास्ट के नाम पर डिफरेंट ट्रीट किया, ब्रूटली ट्रीट किया, तो वो क्या होगा? क्राइम होगा, और क्राइम की क्या होगी? सज़ा होगी। इसीलिए हमें किसी को भी कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अब हम आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो लोग अननेसेसरी टाइटल्स अपने नाम के आगे लगा के घूमते हैं, आर्टिकल 18 उसे कम्प्लीटली अबॉलिश कर देता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल्स, कि जो एजुकेशनल पर्सोनल होते हैं और जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं उन्हें राइट दिया गया है अपने रैंक के हिसाब से टाइटल यूज़ करने का। अब हम सेकेंड फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल डील करते हैं वो 19 से लेकर 22 तक हैं। अब हम 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें राइट टू फ्रीडम के बारे में ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 हमें 6 टाइप की राइट्स प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहली राइट है वो है
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें जो बोलने की आज़ादी है वो हमें आर्टिकल 19 देता है। जो सेकंड राइट है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि जब कोई भी गवर्नमेंट जो क्या करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास करती है, बिल पास करती है, तो हमें पूरा राइट है कि हम उसके खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। थर्ड राइट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी की आर्टिकल 19 हमें पूरा राइट देता है अपना संगठन तैयार करने के लिए जो कि देश के लिए बेनिफिशियल काम करेगा। जो फोर्थ राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हमें पूरा राइट हम देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। आर्टिकल जो राइट 5 है वो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि ये जो आर्टिकल 19 है ये हमें पूरा राइट देता है कि हम देश के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं। जो सिक्स राइट है वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, की देश में कोई भी अगर इंडिविजुअल अपना बिजनेस करना चाहता हो, ट्रेड करना चाहता हो, तो उसे पूरा राइट है। इसका आर्टिकल 19 का भी एक एक्सेप्शन केस है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 के तहत, ये जो आर्टिकल 19 है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसे सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट का भी एक्शन नहीं चाहिए होता है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अब हम आर्टिकल 20 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी क्राइम कमिट करता है तो किन किन केसेस में हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है वो है 20 क्लॉज 1, जो है राइट अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ। अब ये एक्सपोज फैक्टो लॉ क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। मान लो कि किसी इंसान ने 2020 को चोरी की थी, ठीक है, 2020 को चोरी की थी और 2020 को जो चोरी की सज़ा थी वो क्या थी, 1 साल। अब उस इंसान पर क्या केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो वो जो 2020 वाला साल था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया और 2021 आ गया। अभी 2021 में जो चोरी की सज़ा थी वो 1 साल से 2 साल कर दी गई, मतलब लॉ चेंज कर दिया गया। लेकिन जो इंसान था उसने क्राइम कमिट किया था 2020 को, तो उस इंसान को जो सज़ा मिलेगी वो 2020 के लॉ के हिसाब से मिलेगी। जो उसकी सज़ा क्या होगी, 1 साल, उसकी सज़ा 2 साल नहीं होगी। जो सेकंड आर्टिकल है वो है 20 क्लॉज 2, जो है राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है, उसे उसकी सज़ा मिल गई है, तो सेम क्राइम की उसे 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। जो थर्ड आर्टिकल है वो है 20 क्लॉज 3, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, कि अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है या फिर उसके ऊपर आरोप लगा है तो पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती उसे मना नहीं सकती। अगर पुलिस ने ऐसा किया तो वो क्या होगा, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या होगा, वायलेशन। अब हम आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे, जो कि कहता है राइट टू लिव, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रिवेसी, कि हमारे देश में किसी को भी ये हक नहीं दिया गया है कि वो अपनी जान ले ले। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो ये फंडामेंटल राइट का क्या होगा, वायलेशन होगा। राइट टू प्रिवेसी, की हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो अपनी प्रिवेसी को मेंटेन करके रख सकता है। आर्टिकल 21 के भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे डिफेंस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। जब कोई इंसान ये फोर्सेस ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये जो आर्टिकल 21 है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर फोर्सेस। अगर वो एग्रीमेंट साइन नहीं करता है तो वो फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता। आर्टिकल 2021 आर एब्सोल्यूट फंडामेंटल एंड दे कैन नॉट गेट सस्पेंडेड अंडर एनी कंडीशन, की ये जो आर्टिकल 20 और 21 है ये एब्सोल्यूट हैं, किसी भी कंडीशन में इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, कोई भी कंडीशन हो, ये 2 आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। अब हम आर्टिकल 21A डिस्कस करेंगे। इट वॉज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, की ये जो आर्टिकल 21A है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड ऑन किया गया था। और इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर एक बच्चे को जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स की हो। अब हम आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कि ये जो छोटे मोटे केसेस होते हैं इनसे बचने के लिए हम आर्टिकल 22 का सहारा ले सकते हैं। मान लो कि अगर किसी ने किसी को फ़ोन में क्या दी, धमकी दी, अगर जिसको धमकी मिली है अगर उस इंसान ने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो पुलिस धमकी देने वाले को क्या कर देगी, वार्निंग दे के छोड़ देगी। ठीक है, तो क्या है कि इन केसेस में हम आर्टिकल 22 का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं इनमें ज़्यादा सज़ा नहीं बनती है।